हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विजय और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल इंग्लिश टुडे में। दोस्तों, ये चैनल मैंने ख़ास तौर पर यूपी बोर्ड के इंग्लिश के विद्यार्थियों के लिए बनाया है ताकि वे अंग्रेजी को ठीक ढंग से समझ सकें और अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएँ। दोस्तों, इंग्लिश टुडे के इस वीडियो में मैं शुरू करने जा रहा हूं इंटरमीडिएट इंग्लिश ग्रामर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक सिंथेसिस की। सिंथेसिस के इस पहले वीडियो में मैं सिंथेसिस के कुछ बेसिक चीज़ों पर बात करूंगा ताकि आगे के वीडियोस में आप सिंथेसिस को अच्छे ढंग से समझ पाएँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे बात करते हैं सिंथेसिस की और जानते हैं कि अगर सिंथेसिस है क्या। सिंथेसिस को अंग्रेजी में कह सकते हैं सिंथेसिस इज़ द कंबाइनिंग ऑफ टू और मोर सेंटेंसेस इनटू वन सेंटेंस। मतलब एक या एक से अधिक वाक्य को जोड़कर एक वाक्य बनाना। आप समझ गए होंगे कि सिंथेसिस में कुछ वाक्य रहते हैं, 2 या 3 वाक्य, और उन सबको जोड़ करके एक वाक्य बनाना ही सिंथेसिस कहा जाता है। इसे समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर 2 वाक्य दिए हुए हैं, राम इज प्लेइंग, श्याम इज स्लीपिंग। राम खेल रहा है, श्याम सो रहा है। तो इन दोनों वाक्यों की अगर सिंथेसिस करें, हम इन दोनों वाक्यों को अगर हम एक वाक्य में बताएं तो हम कह सकते हैं कि राम इज प्लेइंग एंड श्याम इज स्लीपिंग। राम खेल रहा है और श्याम सो रहा है। अगला लेते हैं। पहला वाक्य है रमेश इज माई ब्रदर। दूसरा है ही इज अ टीचर। रमेश मेरा भाई है और वह शिक्षक है। ये 2 वाक्य हैं। इन दोनों वाक्यों को एक ही वाक्य में कह सकते हैं, माई ब्रदर रमेश इज अ टीचर। मेरा भाई रमेश एक शिक्षक है। अगला वाक्य है ही फेल्ड मेनी टाइम्स। वह कई बार असफल हुआ। ही डिड नॉट गिव अप। वह हार नहीं माना। 2 वाक्य हैं। इन दोनों ही वाक्यों को हम एक वाक्य में कह सकते हैं, ही फेल्ड मेनी टाइम्स बट ही डिड नॉट गिव अप। वह कई बार असफल हुआ लेकिन उसने हार नहीं मानी। तो ये एक वाक्य हो गया। अगला वाक्य है द बॉय सा हिज मदर। द बॉय सा हिज मदर, लड़के ने अपनी माँ को देखा। द बॉय वॉज हैप्पी, लड़का प्रसन्न था। तो इसको हम एक वाक्य में कह सकते हैं कि सीइंग हिज मदर द बॉय वॉज हैप्पी। अपनी माँ को देखकर लड़का प्रसन्न था। एक आखिरी वाक्य ले लेते हैं। इस वाक्य में 3 वाक्य हैं। आई सा मैन, द मैन वॉज लेम, ही वॉज स्मोकिंग। मैंने एक आदमी को देखा, आदमी लंगड़ा था, वह धूम्रपान कर रहा था। अब तीनों वाक्यों में पहले 2 वाक्यों का मैंने सिंथेसिस में किया है, आई सा लेम मैन, मैंने एक लंगड़े आदमी को देखा। इसमें तीसरा वाला जोड़ दिया है हु वाज स्मोकिंग, जो धूम्रपान कर रहा था। तो पूरा एक में हो जाएगा आई सा अ लेम मैन हु वाज स्मोकिंग। मैंने एक लंगड़े आदमी को देखा जो कि धूम्रपान कर रहा था। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि विभिन्न वाक्यों को, अलग अलग वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य बनाना ही सिंथेसिस कहा जाता है। आगे की बात करने से पहले मैं थोड़ा सा एग्जामिनेशन पेपर में आने वाले क्वेश्चंस पे बात करूंगा। आपके एग्जाम में कुछ वाक्य ऐसे ही दिए रहेंगे, जैसे ये एक वाक्य और ये दूसरा वाक्य, और उसके आगे आपको डायरेक्शन दिया रहेगा कोष्ठक में, इसको किस तरह से करना है, या इसको सिंपल सेंटेंस में करना है कि इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में करना है कि कंपाउंड सेंटेंस में करना है। जैसे ये वाक्य दिए हैं, इनके आगे यहाँ लिखा है सिंपल सेंटेंस, फिर यहाँ लिखा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और यहाँ कंपाउंड सेंटेंस। ठीक, अब इन सभी को आपको अलग अलग तरीक़ों से सिंथेसिस करना है। और अगर मैं इनको आंसर करूं और पहले वाक्य की सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस में करूं तो 2 वाक्य हैं, ही वेंट टू आगरा, ही वांटेड टू सी द ताज। इसकी सिंपल में सिंथेसिस हो जाएगी ही वेंट टू आगरा टू सी द ताज। वह आगरा गया ताजमहल देखने के लिए, या वह ताजमहल देखने के लिए आगरा गया। तो ये इसकी सिंथेसिस सिंपल सेंटेंस में हो गई। दूसरा वाक्य है आई मेट अ वुमन सी वाज ब्रेव। मैं एक औरत से मिला, वह बहादुर थी। इसको हमें बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको हम कहेंगे आई मेट अ वुमन हु वाज ब्रेव। मैं एक औरत से मिला जो बहादुर थी। तीसरा जो वाक्य है ही इज रिच ही इज नॉट हैप्पी, इसको हमें कंपाउंड सेंटेंस में करना है, और कंपाउंड में इसकी सिंथेसिस होगी ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी। वह धनी है लेकिन वह प्रसन्न नहीं है। तो आप देखेंगे कैसे अलग अलग तरीकों से सिंथेसिस की गई। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम ये है कि हम कैसे जानेंगे कि कौन सा वाक्य सिंपल है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है, कौन सा कंपाउंड है। ये हम कैसे जानेंगे? तो इस चीज़ को मैं बताने के लिए मैं थोड़ा सा एक और वाक्य लूँगा। मैंने वाक्य लिए हैं
ये दो वाक्य हैं, पहला और ये दूसरा। रविन्द्रनाथ टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया, ही रोट गीतांजलि। रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के एक महान कवि थे, उन्होंने गीतांजलि लिखा। ये दो वाक्य हैं और इन्हीं दोनों वाक्यों को मैं सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड तीनों तरह के वाक्यों में सिंथेसिस करूंगा। सबसे पहले मैं सिंपल में करूं अगर, तो सिंपल सेंटेंस इसका हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर अ ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया रोट गीतांजलि। रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के एक महान कवि, गीतांजलि लिखा। कॉम्प्लेक्स में अगर इसका करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया हु रोट गीतांजलि। रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के एक महान कवि थे जिन्होंने गीतांजलि लिखा। कंपाउंड में रविन्द्रनाथ टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया एंड ही रोट गीतांजलि। रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के एक महान कवि थे और उन्होंने गीतांजलि लिखा। लेकिन सवाल है कि हम कैसे जानेंगे, हाउ शैल वी नो, हम कैसे जानेंगे क्या सिंपल है, क्या सिंथेसिस है, क्या क्या कंपाउंड है। तो इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि क्लॉज क्या है, क्योंकि कोई वाक्य सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है कि कंपाउंड है, इस बात का निर्धारण उसमें इस्तेमाल किए गए क्लॉज से ही होता है। और क्लॉज ही हमें यह बताता है कि कौन सा वाक्य सिंपल है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है और कौन सा कंपाउंड है। तो आइए सबसे पहले क्लॉज को जान लेते हैं। क्लॉज को हिंदी में उपवाक्य कहते हैं। क्लॉज को हिंदी में उपवाक्य कहते हैं। आप वाक्य से पहले से ही परिचित हैं। वाक्य या अंग्रेजी में सेंटेंस, और वाक्य से छोटा होता है उपवाक्य, यानी वाक्य में निहित ही एक दूसरा वाक्य उपवाक्य उपवाक्य कहा जाएगा। वाक्य की प्रॉपर्टीज है, यानी वाक्य की क्या विशेषताएं हैं कि वाक्य में कम से कम एक सब्जेक्ट होना चाहिए और कम से कम एक वर्ब होनी ही चाहिए। बिना सब्जेक्ट और बिना वर्ब के कोई वाक्य वाक्य नहीं कहा जा सकता है। और क्लॉज में भी यही लक्षण है कि उसमें भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होना चाहिए, यानी उस वाक्य का या उस उपवाक्य का अपना एक सब्जेक्ट और अपना एक वर्ब होना चाहिए। दोनों में यानी सेंटेंस में और क्लॉज में अंतर उसकी मीनिंग को लेकर के होता है। सेंटेंस जो है अपनी जो मीनिंग है, अपना जो अर्थ है, उसको स्वयं पूर्ण अर्थ देता है। क्लॉज के साथ ऐसा नहीं, क्लॉज पूर्ण अर्थ दे भी सकता है और पूर्ण अर्थ नहीं भी दे सकता है। सेंटेंस क्लॉज से बड़ा होता है, या सेंटेंस में एक सेंटेंस रहता है और उसी में कई क्लॉज हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि सेंटेंस पूरा का पूरा एक ही रहेगा और उसमें कई क्लॉज हो सकते हैं, यानी कई सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर के कई क्लॉज बनाए हुए होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम कुछ वाक्य ले लेते हैं। जैसे मैंने ये 3 वाक्य लिए हैं। पहला वाक्य है, रविन्द्रनाथ टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया एंड ही रोट गीतांजलि। इस वाक्य में हमें देखना है कि सब्जेक्ट कौन है और कौन वर्ब है। सबसे पहली नज़र में हम देखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, इसमें सब्जेक्ट है और वाज एक वर्ब है। वर्ब इसको हम अक्सर हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, लेकिन ये भी वर्ब का ही एक फॉर्म है। और ये एक वर्ब है बी के ही फॉर्म होते हैं वाज, वेयर, इज, एम, आर। तो ये एक वर्ब है। तो हमें एक सब्जेक्ट मिला और एक वर्ब मिला, यानी कि ये वाक्य जो है एक क्लॉज कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट है और इसमें एक वर्ब भी है। लेकिन हम आगे अगर बढ़ें तो एक और सब्जेक्ट मिलता है, जैसे ही और रोट, ये वर्ब मिल गई हमें, एक और सब्जेक्ट और एक और वर्ब मिल गई। तो इसे एक ही सेंटेंस में हमें 2 बार सब्जेक्ट और 2 बार वर्ब मिल रही है। एक क्लॉज बनने के लिए एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए, यानी एक क्लॉज ये हो गया और दूसरा क्लॉज ये वाला हो गया, ये दूसरा क्लॉज हो गया। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि इस पूरे सेंटेंस में 2 क्लॉज हैं। इस पूरे सेंटेंस में 2 क्लॉज हैं। अगला है, मिस्टर शर्मा इज रिच बट ही इज़ नॉट हैप्पी। इसमें भी मिस्टर शर्मा सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, तो ये एक क्लॉज हो गई। फिर ही सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, फिर इसमें एक और क्लॉज हो गई, यानी कुल मिला के 2 क्लॉज हो गई। इस पूरे वाक्य में यानी इस पूरे सेंटेंस में 2 क्लॉजेज हैं। अगला जो है वो है, सीइंग द पुलिस द थीफ रैन अवे। पुलिस को देखकर चोर भाग गया। तो सीइंग द पुलिस, इसमें अगर हम देखें तो इसमें सीइंग है, एक वर्ब तो है, लेकिन सीइंग का सब्जेक्ट नहीं है इधर। तो ये एक
ये एक क्लॉज ना होकर के केवल एक फ्रेज कहा जाएगा। सीन और थीफ ये एक सब्जेक्ट है, रैन एक वर्ब है। ठीक, तो थीफ रैन अवे ये एक क्लॉज है। तो इस पूरे सेंटेंस में हमें केवल एक क्लॉज देखने को मिलती है। इसी के साथ मैं एक और चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जिस वाक्य में सब्जेक्ट ना हो या वर्ब ना हो, यानी जिस वाक्य में सब्जेक्ट या वर्ब में से कोई एक ना हो, तो उस वाक्य को वाक्य भी नहीं कहेंगे, ना ही उसे एक क्लॉज कहेंगे, उसको हम केवल एक फ्रेज कह सकते हैं। जैसे ये वाक्य है, सीइंग हिज मदर द बॉय वाज हैप्पी। तो इसमें सीइंग हिज मदर केवल अगर हम इतने को देखें तो इसमें सीइंग है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, तो इसको हम फ्रेज नहीं कह सकते, इसको हम क्लॉज नहीं कह सकते, इसको हम केवल एक फ्रेज कह सकते हैं। अगले वाक्य में जैसे आई वेंट टू आगरा टू सी द ताज, इसमें आई वेंट टू आगरा में आई है, वेंट है, यानी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है। आई वेंट टू आगरा में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, तो इसको एक क्लॉज कहा जा सकता है। लेकिन टू सी द ताज में सी है लेकिन इसका सब्जेक्ट नहीं है, तो इतने भाग को हम क्लॉज ना कह करके केवल एक फ्रेज कहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लाज क्या है इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अब हम काइंड्स ऑफ क्लाज की बात करते हैं, या क्लाज के प्रकार के बारे में। क्लाज दो प्रकार के होते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज या कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी कहा जाता है, हिंदी में इसे मुख्य उपवाक्य कहते हैं। और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसको डिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है, और हिंदी में इसको आश्रित उपवाक्य कहा जाता है। इसको डिपेंडेंट या आश्रित इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अर्थ देने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड करता है या दूसरे पर आश्रित है। यह स्वयं अकेले अपना अर्थ नहीं दे पाता है, इसलिए इसको डिपेंडेंट या आश्रित उपवाक्य कहा जाता है। इसको हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, आई कैन नॉट वॉक बिकॉज आई एम टायर्ड। आई कैन नॉट वॉक, मैं चल नहीं सकता, बिकॉज क्योंकि आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। इसमें दो वाक्य हैं। आई कैन नॉट वॉक पहला वाक्य है, जैसे कि ये लिखा हुआ है, मैं चल नहीं सकता। आप देख सकते हैं कि ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, यानी इसका पूरा अर्थ निकल रहा है कि मैं चल नहीं सकता। और दूसरा वाक्य है बिकॉज आई एम टायर्ड, बिकॉज आई एम टायर्ड, क्योंकि मैं थका हुआ हूँ। क्योंकि मैं थका हुआ हूँ, ये अकेले अगर इसको हम कहें तो ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि होगा ये कि क्योंकि मैं थका हूँ, तो क्या क्योंकि मैं थका हूँ, ये एक कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, ये इनकम्प्लीट सेंस है इसका। तो आई कैन नॉट वॉक ये कंप्लीट सेंस या पूर्ण अर्थ दे रहा है, तो इसको प्रिंसिपल क्लॉज कहा जाएगा। और बिकॉज आई एम टायर्ड ये पूरा अर्थ अकेले नहीं दे पा रहा है, इसलिए सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज इसको कहा जाएगा। तो इस पूरे वाक्य में दो क्लॉज हैं, आप देख सकते हैं, आई है सब्जेक्ट और वॉक वर्ब है। ठीक, तो ये एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मिला, यानी ये एक क्लॉज है। दूसरा आई सब्जेक्ट है और एम वर्ब है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब और मिली, तो हमें कह सकते हैं कि ये दूसरा भी एक क्लॉज है। तो कुल मिला के इस पूरे वाक्य में दो क्लॉज हैं, और पहला वाक्य जो है प्रिंसिपल क्लॉज है और दूसरा वाक्य डिपेंडेंट क्लॉज है या आश्रित उपवाक्य है। इसे हम कुछ और एग्जाम्पल्स से समझते हैं। जैसे ये एक एग्जाम्पल है, आई नो मैं जानता हूँ, द बॉय हु हैज स्टोलन योर बुक, जिसने तुम्हारी किताब चुराई है। मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसने तुम्हारी किताब चुराई है। इसमें अब पहले ढूंढते हैं क्लॉज कितने हैं। पहले देखते हैं, तो आई सब्जेक्ट है, नो एक वर्ब है। आई नो ये एक क्लॉज कहा जा सकता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के लिए एक क्लॉज कहा जा सकता है। दूसरा हु हैज, इसमें देखिए हु जो है ये सब्जेक्ट है, हु सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और स्टोलन ये वर्ब है ही। तो आप देख रहे हैं एक सब्जेक्ट और एक वर्ब यहाँ भी मिल गई, यानी कि इस पूरे वाक्य में हमें दो सब्जेक्ट और दो वर्ब मिल रही है, यानी हम कह सकते हैं कि इसमें दो क्लॉज है। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन सा वाक्य प्रिंसिपल है, कौन सा और डिपेंडेंट है। तो आई नो द बॉय मैं लड़के को जानता हूँ, ये इसमें प्रिंसिपल क्लॉज है क्योंकि ये पूरा अर्थ दे रहा है। लेकिन हम कहे हु हैज स्टोलन योर बुक, जिसने तुम्हारी किताब चुराई है, तो अगर हम केवल कहेंगे जिसने तुम्हारी किताब चुराई है तो ये पूर्ण अर्थ नहीं दे पाएगा, अपूर्ण अर्थ ही दे पाएगा। यानी कि ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है और ये डिपेंड कर रहा है पहले वाक्य पे। बिना पहले वाक्य के ये अकेला अपना अर्थ नहीं दे पाएगा, इसलिए ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये डिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये
हम समझ गए कि दोनों वाक्यों में एक प्रिंसिपल है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। दूसरा वाक्य लेते हैं, राम इज रीडिंग एंड श्याम इज प्लेइंग। राम पढ़ रहा है, श्याम खेल रहा है। इसमें भी दो क्लॉज है, पहला क्लॉज ये है, दूसरा क्लॉज ये है। और इसमें राम पढ़ रहा है, श्याम खेल रहा है, इसमें दोनों क्लॉज जो है इंडिपेंडेंट या प्रिंसिपल क्लॉज हैं। दोनों अपने में पूर्ण अर्थ दे रहे हैं। राम खेल रहा है, ये पूर्ण अर्थ दे रहा है, और राम पढ़ रहा है, ये पूर्ण अर्थ दे रहा है, और श्याम खेल रहा है, ये भी पूर्ण अर्थ दे रहा है। ठीक, तो इसमें दोनों वाक्य जो है प्रिंसिपल क्लॉज हैं। अगला वाक्य है, ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। वह गरीब है लेकिन वह ईमानदार है। इसमें भी दो क्लॉज हैं, और इन दोनों क्लॉजों में भी ये भी इंडिपेंडेंट या प्रिंसिपल क्लॉज है और ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और दोनों क्लॉज आपस में पूर्ण अर्थ दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ कि आप क्लास समझ गए होंगे। क्लास क्या होता है और क्लास कितने प्रकार का होता है, इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे और भी मैं क्लियर करता जाऊँगा ताकि आपको ये सही से समझ में आ जाए। क्लास को समझ लेने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्लास से कैसे सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनता है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि क्लास ही यह निर्धारित करता है कि कौन सा वाक्य सिंपल है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है और कौन सा कंपाउंड है। ठीक, तो सबसे पहले हम जानते हैं सिंपल सेंटेंस के बारे में। ठीक, सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही क्लॉज होता है, यानी सिंपल सेंटेंस में एक से अधिक क्लॉज नहीं हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, सीइंग द पुलिस द थीफ रैन अवे। पुलिस को देखकर चोर भाग गया। इसमें हम ढूंढते हैं कि क्लॉज कितने हैं। सीइंग द पुलिस है, सीइंग है और सीइंग का ऑब्जेक्ट है पुलिस, लेकिन यहाँ पर सीइंग का सब्जेक्ट नहीं है, तो ये एक क्लॉज तो नहीं है, ये केवल एक फ्रेज है। फिर है द थीफ रैन, थीफ सब्जेक्ट है और रैन वर्ब है, तो द थीफ रैन अवे ये एक क्लॉज कहा जा सकता है क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है। तो कुल मिला के इस वाक्य में केवल एक क्लॉज है, इसलिए हम इसको सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं। फिर अगला है, आई वेंट टू आगरा। ये वाक्य है, आई सब्जेक्ट है, वेंट वर्ब है, टू आगरा ये ऑब्जेक्ट है। तो इस इतने वाक्य में एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो हमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब की ही आवश्यकता है। अगर ये दोनों मिल गए तो हम कह सकते हैं कि ये एक क्लॉज है। अगले में टू सी द ताज, इसमें सी सब्जेक्ट है, लेकिन सी एक वर्ब है और इसका सब्जेक्ट यहाँ नहीं है, इसका सब्जेक्ट भी यही है। अगर इस सी का एक और सब्जेक्ट हो जाता तो ये क्लॉज हो गया, लेकिन इसका सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये क्लॉज ना होकर के केवल एक फ्रेज है। तो कुल मिला के इस पूरे वाक्य में केवल एक क्लॉज ही है, और अगर एक ही क्लॉज है, अगर क्लॉज केवल एक है तो वह वाक्य सिंपल कहा जाएगा। ठीक, अगला वाक्य है माय ब्रदर श्याम इज अ डॉक्टर। माय ब्रदर श्याम ये सब्जेक्ट है और इज जो है वो एक वर्ब है, तो माय ब्रदर श्याम इज अ डॉक्टर, इसमें भी एक ही क्लॉज है, यानी कि ये भी एक सिंपल सेंटेंस है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि इन सभी वाक्यों में एक ही क्लॉज है, इसलिए ये सारे वाक्य सिंपल हैं। एक ही क्लॉज है तो ये वाक्य सिंपल है। दूसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होनी चाहिए और एटलीस्ट या कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए। मतलब दो क्लॉज होने चाहिए इसमें, या दो से अधिक क्लॉज हो सकते हैं, लेकिन एक प्रिंसिपल क्लॉज होनी चाहिए और कम से कम एक दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज होनी ही चाहिए। ठीक, उदाहरण के लिए हम कुछ वाक्य देखते हैं, जैसे आई एट द एप्पल, मैंने सेब खाया। ठीक, आई एट द एप्पल, मैंने सेब खाया। बिकॉज आई वॉज हंग्री, क्योंकि मैं भूखा था। इसमें दो क्लॉज हैं, पहला आई एट सब्जेक्ट और वर्ब, तो सब्जेक्ट और वर्ब मिल गया तो ये एक क्लॉज हो गई। ठीक, दूसरा है आई वॉज, मैं था, आई सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब है, तो ये भी एक क्लॉज है। कुल मिला के इसमें दो क्लॉज हैं, एक ये और एक ये। तब अब हम देखते हैं कि इसमें कौन सा प्रिंसिपल है और कौन सा डिपेंडेंट है। देखिए, आई एट एन एप्पल, यह एक पूरा अर्थ दे रहा है, मैंने सेब खाया। ठीक, ये एक पूरा अर्थ दे रहा है। लेकिन बिकॉज आई वॉज हंग्री, अगर हम इसको अकेले कहें, क्योंकि मैं भूखा था,
क्योंकि मैं भूखा था, तो ये अकेले पूरा अर्थ नहीं दे पाएगा जब तक कि ये वाला वाक्य ना कहा जाए। तो हम कह सकते हैं कि ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये डिपेंडेंट क्लॉज है, और एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक। दूसरा वाक्य, आई नो द बॉय, मैं लड़के को जानता हूँ, हु जिसने हैज स्टोलन योर बुक, तुम्हारी किताब चुराई है। ठीक। आई नो द बॉय ये पूरा अर्थ दे रहा है, मैं लड़के को जानता हूँ, पूरा अर्थ दे रहा है। जिसने तुम्हारी किताब चुराई है ये पूरा अर्थ नहीं दे पा रहा है। जिसने तुम्हारी किताब चुराई है तो किसने, सवाल हो जाएगा। तो ये पूरा अर्थ नहीं दे पा रहा है, इसलिए ये जो है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये डिपेंड कर रहा है इस वाले वाक्य पे। तो ये वाला वाक्य प्रिंसिपल क्लॉज है और ये वाला वाक्य डिपेंडेंट क्लॉज है। और अगर एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और एक डिपेंडेंट क्लॉज हो तो उसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे, यानी कि इसको भी हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कह सकते हैं। अगला वाक्य है, रविन्द्रनाथ टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया हु रोट गीतांजलि। रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के एक महान कवि थे जिन्होंने गीतांजलि लिखा। इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर सब्जेक्ट है, वाज वर्ब है। ठीक। यानी कि ये एक क्लॉज है, रविन्द्रनाथ टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया, ये इतना एक क्लॉज है। ठीक। फिर हु सब्जेक्ट है, रोट वर्ब है, जिन्होंने लिखा गीतांजलि, जिन्होंने गीतांजलि लिखा, हु रोट गीतांजलि, तो ये भी एक क्लॉज है। लेकिन आप देख सकते हैं हम केवल कहें कि जिन्होंने गीतांजलि लिखा, ये पूरा अर्थ नहीं दे पा रहा है। हमें बताना होगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर थे जिन्होंने गीतांजलि लिखा, यानी कि ये वाला क्लॉज इस वाले क्लॉज पे डिपेंड है। अतः ये डिपेंडेंट क्लॉज है या सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज मिला करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला वाक्य भी कॉम्प्लेक्स है। तब आप समझ गए होंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है। हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस क्या क्या है। कंपाउंड सेंटेंस में सभी क्लॉजेस इंडिपेंडेंट होते हैं, ऑल क्लॉजेस आर इंडिपेंडेंट, यानी इसमें कोई भी क्लॉज किसी दूसरे वाक्य पर अर्थ देने के लिए निर्भर नहीं होता है, बल्कि स्वयं अकेला पूरा अर्थ देता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, राम इज रीडिंग, श्याम इज प्लेइंग, राम पढ़ रहा है, श्याम खेल रहा है। ये दोनों वाक्य अपने आप में पूर्ण है और पूर्ण अर्थ दे रहे हैं। राम पढ़ रहा है, श्याम खेल रहा है। ठीक, दोनों पूरा अर्थ दे रहे हैं। और जब सभी क्लॉज, दोनों क्लॉज जो है इसमें इंडिपेंडेंट या प्रिंसिपल है, तो इसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। ठीक। दूसरा वाला वाक्य, ही इज रिच, वह धनी है, एक क्लॉज। बट ही इज नॉट हैप्पी, लेकिन वह प्रसन्न नहीं है। इसमें भी दोनों क्लॉज जो है पूरा अर्थ दे रहे हैं। वह धनी है, पूरा अर्थ दे रहा है, वह प्रसन्न नहीं है, ये भी पूरा अर्थ दे रहा है। ठीक। तो जब दोनों वाक्य पूरा अर्थ दे रहे हैं तो दोनों वाक्य इंडिपेंडेंट है, और दोनों वाक्य अगर या सभी वाक्य अगर सभी क्लॉज अगर इंडिपेंडेंट हैं तो उसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे, यानी कि ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। अगला वाक्य है, ही हैज़ गॉन टू मार्केट, वह बाजार गया है, वह बाजार गया है। फिर है और या, ही इज इन द हाउस, वह घर में है, वह बाजार गया है या वह घर में है। इसमें दोनों वाक्य इंडिपेंडेंट है, दोनों अपने आप में पूर्ण अर्थ दे रहे हैं। वह बाजार गया है, वह घर में है, ये दोनों वाक्य अपने आप में पूर्ण अर्थ दे रहे हैं। और दोनों वाक्य अगर पूर्ण अर्थ दे रहे हैं, दोनों वाक्य इंडिपेंडेंट हैं, तो उसको हम कंपाउंड सेंटेंस कह सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। क्लॉज को समझने के बाद उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि कैसे अलग अलग तरीके से क्लॉज को इस्तेमाल करके हम सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। ये चीज़ उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। लेकिन कभी कभार समस्या होती है हम लोगों की जो है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को लेकर के। कोई वाक्य डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, ये डाउटफुल होता है, हम समझ नहीं पाते, इस पर हमें डाउट होता है। तो इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा। जैसे दोस्तों, आपने जो मैंने कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए हैं उसमें देखा होगा कि जब मैं दो वाक्यों को जोड़ता हूँ तो उन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए किसी न किसी एक नए शब्द को उस वाक्य में लाया जाता है, और इन्हीं नए शब्दों के द्वारा उस वाक्य को जोड़ा गया होता है। ठीक। जैसे पहला वाक्य देखते हैं, आई एट द एप्पल, मैंने सेब खाया, बिकॉज आई वॉज हंग्री, क्योंकि मैं भूखा था। इसमें दो क्लॉज हैं, आई एट द एप्पल,
आई वॉज हंग्री, दो क्लॉज है। और इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ने के लिए एक शब्द आया है बिकॉज। ठीक, यही बिकॉज शब्द ऐसा शब्द है जो इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ रहा है। और इस बिकॉज जो ये शब्द है इसको कंजंक्शन कहा जाता है। दो क्लॉजेस को जोड़ने वाले शब्द को कंजंक्शन कहा जाता है। इन सभी वाक्यों में उसमें बिकॉज, इसमें बट और इसमें एंड जो है कंजंक्शन का काम कर रहा है। और ये कंजंक्शन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इन्हीं कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा हमें पता चलता है कि कौन सा वाक्य डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जो वाक्य जुड़ते हैं वे इंडिपेंडेंट होते हैं या प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं। मतलब कि जिन वाक्यों में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग हुआ होगा वह डिपेंडेंट ना होकर के इंडिपेंडेंट होगा। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में जो कंजंक्शन आते हैं ये जिस क्लॉज को जोड़ेंगे वे क्लॉज डिपेंडेंट होंगे, यानी कि इससे जुड़ने वाले वाक्य डिपेंडेंट होंगे, यानी कि इससे जुड़ने वाला वाक्य जो है कॉम्प्लेक्स होगा और इससे जुड़ने वाले जो क्लॉजेज होते हैं वो कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। दोस्तों, इन कंजंक्शंस के बारे में मैं आपको आगे विस्तार पूर्वक बताऊंगा, क्योंकि पूरी सिंथेसिस में इन्हीं दो कंजंक्शंस का ही कार्य होता है। इन्हीं दो कंजंक्शन के इस्तेमाल के द्वारा ही हम कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। फिलहाल मैं सिंथेसिस के दूसरे भाग पर काम कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको सिंपल सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा, कैसे दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। फिलहाल दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अन्य दोस्तों को भी बताइए इन वीडियोस के बारे में, ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें। और तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करें ठीक से, क्योंकि परीक्षाएं नज़दीक हैं। और दूसरे वीडियो के साथ मैं जल्दी ही हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ गुड डे।